नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 11th टर्म 2 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ज़्यादा बेहतरीन चैप्टर, जो कि है हमारा न्यायपालिका, यानी कि हमारी जुडिशरी। तो जुडिशरी हमारा चैप्टर आज का होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जिससे आपकी समझ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखते हैं इस चैप्टर को। आइए, तो सबसे पहला सवाल हमारे सामने आता है कि भाई हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ समझते हैं पहले। स्वतंत्र न्यायपालिका आखिरकार क्यों चाहिए, क्या है स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी हम कह सकते हैं कि इसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम सभी को इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों चाहिए आखिरकार, क्यों क्यों ऐसा है। तो क्यों चाहिए हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसके बारे में हम समझते हैं कि पहली बात कि जो भी विवाद हैं उन सभी को कानून के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था, एक इंडिपेंडेंट संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। तभी उस एक विवाद का ठीक से सॉल्यूशन हो पाएगा। कानून के शासन का भाव है कि सभी लोगों पर समान न्याय लागू हो, सभी लोगों पर, एक पर नहीं, सभी पर। ठीक है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता, यानी कि वो प्रोटेक्शन करे रूल ऑफ लॉ, एंड ऑल्सो क्या करे, जो सुपरमेसी ऑफ लॉ, उसको अधिकार करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों यानी इंडिविजुअल राइट्स की सुरक्षा करती है और विवादों को कानून के अनुसार हल करती है, ना कि जो पर्टिकुलर किसी केस के, पर्टिकुलर किसी जो भी हमारा डिस्प्यूट है उस पर पर्टिकुलर जो कानून है उसके आधार पर लेती है, और ये सुनिश्चित करते हैं कि लोकतंत्र की जगह आपकी एरिस्टोक्रेसी ना ले। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक, कि एक स्वतंत्र संस्था हल करे, समान न्याय लागू हो, न्याय कानून के शासन की रक्षा हो, कानून की सर्वोच्चता, इन सभी कारणों को मिलाकर हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। बहुत ही बेहतरीन चीज है जो हमें समझनी है। अब हम समझते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ना कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो देखते हैं। तो न्यायपालिका स्वतंत्रता यानी हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ या इंडिपेंडेंट जुडिशरी कह सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी, या फ्रीडम ऑफ तो नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ज्यादा अच्छा शब्द है। इसको समझने का प्रयास करेंगे क्या है। पहली बात, पहला मतलब क्या है, पहला काम क्या है कि जो विधायिका है और जो कार्यपालिका, यानी जो हमारी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जो विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कि ये क्या करें कि किसी भी कारण न्यायपालिका यानी कि जो हमारी जुडिशरी है उसके कामों में किसी प्रकार की दखल ना दे। चाहे वो जो काम कर रही है उस काम को वो करते रहे, ठीक है, ताकि बाधा पहुंचाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, बाधा नहीं पहुंचाएंगे तो ठीक ढंग से वो न्याय कर पाएगी, वो जस्टिस कर पाएगी। दूसरी बात, सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें, है ना। जो भी न्यायपालिका ने अपने डिसीजंस दिए हैं उनमें सरकार के दो अंग, यानी कि ना तो उनमें क्या बोलते हैं लेजिस्लेचर और ना उनमें एग्जीक्यूटिव, ये दोनों इंटरफेयर ना करें, ये दोनों इंटरफेयर ना करें। इस बात को हमें ध्यान रखना होता है। और तीसरी बात, न्यायाधीश बिना भय यानी बिना फियर और डिस्क्रिमिनेशन इस दोनों को हटा दें और उसके तहत अपना काम कर सके, ताकि न्यायपालिका बची रहे। तो ये स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को जुडिशरी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना है। जो भी सरकार के निर्णय वो न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि जुडिशरी के जो भी डिसीजन है उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। न्यायाधीश यानी कि जो हमारे जस्टिस हैं जितने भी, वो जस्टिस बिना किसी फियर के, विदाउट फियर और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दे कैन डू देयर वर्क। तो ये बात हमें जो है ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है। तो ये ऐसे कर लीजिए, न्यायाधीशों, ये वाला शाह है, न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। यानी कि जो अपॉइंटमेंट्स होती है, जब अपॉइंट किया जाता है किसी को, तो उसमें आपकी जो है लेजिस्लेचर को इन्वॉल्व नहीं किया गया है। आपको पता होगा एग्जाम्स होते हैं जुडिशियल सर्विसेज के, वहां से चयनित होते हैं। दूसरी बात, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, यानी कि आप उनको हटा नहीं सकते, कार्यकाल है ना उनका, टेन्योर फिक्स होता है, टेन्योर उनका फिक्स होता है, और वो रिटायर होने तक, सेवानिवृत्ति तक, रिटायर होने तक क्या करते हैं, पद पर अपने बने रहते हैं। ठीक है। और
इनको हटाने के लिए आपको सुना होगा कि बहुत कठिन प्रक्रिया करनी पड़ती है, विशेष बहुमत का जो है ध्यान रखना पड़ता है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी, मतलब कि एक्सेप्टेंस आप विधायिका से नहीं मांगोगे इनके जो भी इनका सैलरी और जो भी इनको आप अदर से पर्क्स दोगे। और आखिरी पॉइंट, न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। मतलब इन द सेंस कि आप उसको मना नहीं कर सकते ना, जो आपको जो न्यायपालिका ने आपको न्याय दिया है तो वो आपको सुप्रीम कोर्ट के लॉज को सभी को मानना चाहिए, बेसिक सी बात ये है। तो ये बेसिकली बात करी भाई, विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है, कार्यकाल निश्चित है, सेवानिवृत्ति होने तक पद पर बनी नहीं है, हटाना है तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। आगे वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी और न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। ठीक है, अब न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण पद ध्यान रखना है वो रखना है सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस पद के बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ पर डिस्कशन दिया हुआ है तो हम इसको देखेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या मतलब है इसका? तो क्या परंपरा है कि बहुत सालों से परंपरा बन गई जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को आप सीजेआई में, जो मोस्ट कह लो कि एल्डर जस्टिस होंगे उनको बनाया जाएगा। लेकिन इस परंपरा को दो बार तोड़ा। 1973 में ए एन रे आदित्यनाथ रे शायद इनका नाम है, और न्यायमूर्ति एम.एच. बेग, मिर्जा हमीदुल्लाह बेग, इन 1973 में इन्होंने तोड़ा, क्योंकि ये क्या करे, इनको नियुक्त नहीं किया गया, इनके पहले 3 थे। और फिर 1975 में न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना का पूरा नाम है हंसराज खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति एम.एच. बेग को क्या किया गया, न्यायाधीश बनाया गया। तो 2 बार ये परंपरा तोड़ी गई है कि वरिष्ठ न्यायाधीश को आप क्या बनाएंगे, सीजीआई बनाएंगे। दूसरी बात, नियुक्ति के न्यायपालिका में सामूहिकता का सिद्धांत किया। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कि जो भी नियुक्ति है जो आपको और पदों पर करनी है वो इस तरह से होती है। तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है कि वरिष्ठ न्यायाधीश, और दूसरी बात ये कब इसको ब्रेक किया गया है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, न्यायाधीशों को पद से हटाना। ठीक है, पद से हटाने के लिए भाई काफी कठिन प्रक्रिया है। ठीक है, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी, कि ये शायद मैंने कभी, अब आपने वीडियोस देखी होंगी पहले की, तो उसमें मैंने समझाया था आपको स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है। फिर भी एक हल्का सा जिक्र कर देते हैं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जो टोटल मेंबर्स है उनका हाफ और सिटिंग का 2/3, 2/3, ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये 2/3 ही होता है मेरे हिसाब से, शायद अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माफी मांग लूंगा, बट ये शायद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। 2/3, 1 टोटल का हाफ और शायद प्रेजेंट का 2/3 होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बाकी अगर कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कदाचार साबित होने और अयोग्यता की दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। कदाचार मतलब किसी के खिलाफ अगर कुछ गलत मिल गया या फिर वो इनएलिजिबल हुए तो उसके कारण उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। न्यायपालिका की संरचना अगर भारत में देखी जाए तो भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, यानी कि आप कह लो कि इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इसकी स्थापना करता है, यानी इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। और इसका मतलब क्या है कि भारत से अलग प्रांतीय स्तर के कार्यालय नहीं है। मतलब कि इसको ऐसे समझो कि एक सिस्टम है, पूरा एक जुड़ा हुआ है, सब आपस में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है कोई भी। भारत की न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, तो इसको हम समझ पिरामिड बना ही लेते हैं जब पिरामिड की तरह है तो। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बट बन गया। ठीक है, तो इसमें सबसे शीर्ष पे आपके सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट और फिर आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इनके भी नीचे अगर कहें तो हमारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ये परंपरा कुछ हमारे देश की है। जुड़े हुए हैं, इंटीग्रेटेड का मतलब सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये लीजिए, तो ये एक एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबके बारे में बताया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में क्या क्या ध्यान रखने वाली बात है। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, कोई भी अदालत मना नहीं कर सकती। उच्च न्यायाधीश के न्यायालयों का तबादला करवा सकता है, मतलब एक हाई कोर्ट के जज से दूसरे कोर्ट में आप इसे भेज सकते हो। उसके बाद यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, कि अगर किसी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा लेगा कि हमें दे दीजिए। या किसी एक न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे न्यायालय में भेजा, दूसरे उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रहा है तो हाई कोर्ट आपने दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिया। तो ये सारी बातें आप कर सकते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई, यानी अगर किसी ने जिला अदालत में अपील करी आगे जाके तो उसमें ध्यान रखता है।
मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करता है। रिट के लिए हमने फर्स्ट जो आपका चैप्टर्स तो वीडियो से नहीं डाली, बट शायद अगर हमने एमसीक्यूज पढ़ाए होंगे तो उसमें कुछ डिस्कस किया हो तो वहां पे आप देख सकते हैं रिट क्या होते हैं। बाकी आपकी बुक में रिट क्या होते हैं, कुछ आदेश होते हैं कोर्ट के विशेष, उनको जारी किया जाता है। ठीक है। राज्य के क्षेत्राधिकारी यानी जो भी राज्य के क्षेत्र में आने वाले मुकदमे उनका निपटारा करेगा और अपनी अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण यानी सर्वे, उनका चेक करना और उनको कंट्रोल करने का मामला हाई कोर्ट का होता है। फिर आ जाइए आप जिला अदालत में। जिला अदालत के काम क्या है, जिले में जो भी मुकदमे दायर हुए हैं उनको सुनवाई करेगा। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई, यानी अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय वगैरह में कोई अपील की गई तो उसकी सुनवाई। और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला, कि अगर किसी ने कुछ अपराध किए तो उन पर फैसला मिलेगा। फिर अधीनस्थ न्यायालय यानी फौजदारी और दीवानी। फौजदारी यानी कि आपने सुना होगा एक सिविल, एक शब्द होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। सिविल के अंदर आपके ये वाले कोर्ट आते हैं भाई, जो है दहेज है, संपत्ति, ये सब मामले, और क्रिमिनल में आपके आपराधिक मामले जो है दर्ज होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। उच्च न्यायाधीशों के न्यायालयों का तबादला करा सकती है, किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, उच्च न्यायालय में चल रहे किसी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भेजा जा सकता है। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के क्या क्या है, जो भी नीचे अदालत में कोई अपील हुई है तो उसकी सुनवाई करेगी। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के यानी वापस लाने के लिए रिट जारी करेगी। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी मुकदमों का निपटारा करेगी जो भी है, और अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण यानी कंट्रोल वगैरह करेगी। जिले अदालत में क्या क्या है, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई, निचली अदालतों के फैसले पर की सुनवाई, और गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला किया। कोई गंभीर अपराध है तो उस पर फैसला भी दिया। अधीनस्थ में यानी फौजदारी और दीवानी किस्म के जो भी मामले होते हैं उन्हें देखती है। अब आगे देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकारी, ये भी डायग्राम आपके एनसीईआरटी से लिया, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है। क्षेत्राधिकारी यानी उसका बता रहा है कि क्या क्या है। तो पहला है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, जो है वो बेसिकली क्या है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं किसके बीच में, सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में, इनका क्या करना है, इनका निपटारा करना है, इनका निपटारा करना है। ठीक है, ये उसका है। फिर उसके बाद अपीली यानी कि जो भी अपील हुई है, जो भी सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मान लीजिए कोई हाई कोर्ट में कोई जजमेंट आया, वो किसी को अच्छा नहीं लगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। तो अपीली अधिकार है कि उस अपील की सुनवाई करना। सलाहकारी मतलब जैसे कोई मामले, जैसे मान लीजिए कोई भी एक मुद्दा है कि भाई स्वच्छता बनाई रखनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, एक सलाहकारी, एक एडवाइजरी के तौर पर ये क्या करते हैं, अब हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जी को क्या करते हैं, सलाह देते हैं, ये करवा लीजिए ये सब। फिर रिट, रिट जारी करना कि कुछ विशेष आदेश होते हैं, उनमें क्या क्या, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आपका परमादेश है, मैंडेट है, प्रोहिबिशन है, और उत्प्रेषण है, और ये सारे अधिकार परीक्षा है कि वो वारंट हो। तो ये सारी बातें जो है वो रिट में आती हैं, कभी मौका मिलेगा तो जरूर समझाएंगे आपको। फिर है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार है कि अगर किसी ने कोई पिटीशन दायर कर दी किसी फैसले पर, तो स्पेशल जो राइट के तहत वे इसका काम कर सकता है। इसको आप समझाइए, इस डायग्राम को ऐसे बना के आइएगा, बहुत ही सुंदर डायग्राम है और चीजें ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो पाएंगी। तो क्या क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, विवादों का निपटारा करना। अपीली अधिकार क्या है कि अगर किसी निचली अदालत पर कोई अपील हुई है उसकी सुनवाई करना। कोई भी मामला है उस पर राष्ट्रपति जी को सलाह देना। रिट जारी करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इस तरह का। विशेषाधिकार क्या है कि किसी कोई मामला अगर आया है आपके पास तो उस पर आप पिटिशन के तहत, कोई लेख डाला है किसी ने तो उसके तहत आप सुनवाई करेंगे। ठीक है। अब देख लीजिए एक न्यायिक सक्रियता, इसे आप कह लीजिए जुडिशियल एक्टिविज्म, है ना। और इस जुडिशियल को एक्टिविज्म बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है वो है आपका PIL, जिसे आप बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका। ठीक है। 1979 में न्यायालय ने एक मुकदमे की सुनवाई लिया जिसमें मुकदमा जो है पीड़ित की तरफ से नहीं, पीड़ित की तरफ से दूसरों ने दाखिल किया था। ठीक है। तो जब ऐसा हो कि विक्टिम की ओर से कोई और लोग मुकदमा दायर करें, तो इसमें क्या होगा कि जनहित से संबंधित यानी पूरे पब्लिक के इंटरेस्ट से बात हो रही है, पब्लिक का हित है उसमें, तो ऐसे मुकदमों को बोला गया जनहित याचिका, जिसमें होगा क्या कि जनहित का, पूरे समाज का हित जिसमें होगा, उस तरह के मुकदमे जो होंगे उनको बोला जाएगा जनहित याचिका। और इसके नाम ये यहाँ से 1979 में जो डेट भी दी हुई है वो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब देखिए न्यायिक सक्रियता का प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव क्या है कि भाई न्यायपालिका की पहुंच बढ़ी है, काफी लोगों तक की बात पे जबकि पता ही लग गया कि भाई PIL आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, न्यायपालिका की पहुंच बढ़ी, अधिकारों का दायरा बढ़ा, लोग अपने अधिकारों के बारे में, न्याय व्यवस्था लोकतांत्रिक बनी है। लोकतंत्र का बेसिक ये है कि अब सब तक पहुंचो, सत्ता सब तक पहुंचे। तो यही हुआ है, यही देखने को भी मिला है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है।
उसके बाद कुछ नकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव क्या? न्यायपालिका का काम का बोझ बढ़ गया, क्योंकि अब पीआईएल सबको पता है डाल सकते हैं, तो बहुत सारे लोग कई मुद्दों पर पीआईएल डाल देते हैं, तो इसके कारण क्या हो? न्यायपालिका का काम बढ़ गया। न्यायिक शक्ति से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया। जैसे मान लीजिए किसी ने ये पिटीशन दायर कर दी कि भाई जल स्वच्छ नहीं मिल रहा हमें, तो अब ये कोई और काम है लेकिन न्यायपालिका के पास आ गया, तो इसके कारण क्या हुआ? एक धुंधला अंतर, मतलब समझ में नहीं आ रहा कौन सा कार्य किसका है। तो ये सारी बातें। सकारात्मक प्रभाव, न्यायपालिका की पहुंच बढ़ी है, अधिकारों का दायरा बढ़ा है, न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया गया है। नकारात्मक प्रभाव, न्यायपालिका के काम का बोझ बढ़ा है, और न्यायिक सक्रियता से क्या हुआ है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो काम है उनके बीच में समझ नहीं आ रहा कौन सा काम किसका, इसीलिए लिखा गया है कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ शक्तियों के बारे में, तो जैसे पहला, अनेक रिट जारी कर सकती है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, ठीक है, रोक सकता है, जैसे रिट में अनुच्छेद 32 में आपको पता है, और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226। और दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को अनुच्छेद 13 के तहत, कि अगर कोई कानून में किसी हिस्सा है कोई खराब, तो उसे ध्यान रख सकते हैं। फिर न्यायपालिका और संसद, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है वो 1973 का मामला याद रखना है, जो केशवानंद भारती का जजमेंट है। उस जजमेंट में ये कहा गया कि संसद जो है वो क्या करेगी? वो संविधान के, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में बदलाव कर सकती है, किसी भी हिस्से में, ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है कि वो उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। ये केशवानंद भारती का केस का जजमेंट है, मूल ढांचे में बदलाव नहीं होगा। और ये मूल ढांचा होगा क्या? ये जुडिशरी ने कहा है कि हम जो है समय समय पर आपको बताते रहेंगे। तो ये है, और ये बहुत सारे केसेस में मेन केस आपका केशवानंद भारती केस है, उसको समझना है कि संसद किसी भी हिस्से, इसका जजमेंट है ये, कि है ना, सबसे बड़ी बेंच शायद ये दिया है, संसद के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि किसी हिस्से में बदलाव कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ आपका बहुत बेहतरीन चैप्टर, बहुत बेहतरीन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है न्यायपालिका की, जुडिशरी की आपको मिली। सो थैंक यू। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी आपको, तो आपने देखा इतनी देर तक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, यानी कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ना दबाना, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके। और दूसरी बात, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उत्साह क्लास 11th, जहाँ पर आपको सभी चीज़ों के नोट्स हम प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप जो है प्रिंटेड माध्यम से भी आप जो है चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।